हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, हम लोग के जो केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था उसका आज तीसरा लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस किया है ना, इसके अलावा केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को जाना, केमिस्ट्री होता क्या है, उसके पिता कौन है। सेकेंड लेक्चर में हमने, है ना, फिर केमिस्ट्री के पार्ट को जाना। मतलब केमिस्ट्री का बेसिकली तीन पार्ट होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके साथ साथ हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जाना था। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एक चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर का नाम क्या था, सॉलिड स्टेट। अभी तक हम लोग इतना करे हैं। और सॉलिड स्टेट में हमने बेसिकली पूरे यूनिवर्स को, मतलब ब्रह्मांड को बांटा। और ब्रह्मांड को बेसिकली दो वर्गों में बांटा, एक पदार्थ और दूसरा विकिरण या मतलब ऊर्जा। है कि बात। तो आज इसी लेक्चर को आज यहीं से अपना थोड़ा सा जर्नी आगे लेके चलेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए और जहां पर दिक्कत हो, है ना, जहां पर दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या था बाबू। चैप्टर का जो नाम था वो था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। क्या था बाबू, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, एक मिनट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब इसको अगर बात करें, इसी के बारे में हमको बात करना है पूरा, और टेंशन नहीं लेना है, मस्त पढ़ना है, आराम से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में अगर बात करें तो हमने इसमें सबसे पहले बताया था आप लोग को ब्रह्मांड के बारे में। और ब्रह्मांड को हमने दो वर्गों में बांटा था, है ना। क्या हमने बताया था आप लोग को ब्रह्मांड के बारे में कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें मेनली दो चीजें हैं, है ना। जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में क्या चीजें हैं जी। तो इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें थी बाबू, याद करिए, आप लोग आराम से समझते चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज थी ब्रह्मांड के अंतर्गत वो थी पदार्थ। पदार्थ जिसको बोल रहे थे मैटर। और सेकंड जो था वो था विकिरण या ऊर्जा, जिसको रेडिएशन कहा जाता है अपन। दूसरा जो था ब्रह्मांड में क्या था, विकिरण या ऊर्जा। सही है जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन या एनर्जी, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं ब्रह्मांड में, ठीक है। अच्छा, हमको बेसिकली रेडिएशन के बारे में जानना नहीं है, हमको रेडिएशन के बारे में पढ़ना भी नहीं है चैप्टर में, एनर्जी के बारे में भी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है पदार्थ के बारे में। लेकिन पदार्थ में भी क्या पढ़ना है हमको, ठोस अवस्था। पदार्थ का एक अवस्था होता है ठोस, उसी के बारे में हमको स्टडी करना है। लेकिन हम पदार्थ पे जाने, सॉरी, हम ठोस अवस्था पे जाने से पहले सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे पदार्थ को। क्यों डिस्कस करना चाहें पदार्थ को, क्योंकि जो ठोस अवस्था है वो पदार्थ का ही एक अवस्था है। तो सबसे पहले हमको पदार्थ के बारे में पता होनी चाहिए कि आखिर पदार्थ होता क्या है। तो सबसे पहला जो हेडिंग हम आप लोग बनाइएगा, सबसे पहला हेडिंग हम लोग का बनेगा पदार्थ। आखिर में जो पदार्थ है वो क्या है, किसको बोलेंगे पदार्थ, मैटर। किसको कहा जाता है मैटर। वो मैटर की बात नहीं हो रहा है जो मैटर के आप लोग सोच रहे होंगे, है ना, कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। वैसा कुछ मैटर की बात नहीं चल रहा है, यहाँ पदार्थ वाला मैटर की बात चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में सोचिए, है ना। तो पदार्थ क्या होगा बताइए, किसको बोलेंगे पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में अगर देखा जाए तो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं जो आपको अपनी आंखों से दिख रही है, जो भी चीजें, सब पदार्थ है। कुछ चीजें वैसी भी है जो नहीं दिख रही है लेकिन वो भी पदार्थ है, जैसे हवा।
नहीं दिखाई देती है हमको, लेकिन हवा पदार्थ है। मार्कर दिख रही है, पदार्थ है। मोबाइल दिख रही है, पदार्थ है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सब के सब पदार्थ है। कभी सर डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं आपको दिखती है, उसके पास क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर मार्कर के बारे में बात करें तो मार्कर पदार्थ है, तो मार्कर के पास क्या है जी? तो सबसे पहला तो मार्कर के पास अपना एक द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अरे है कि बात, 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी तो होगा, द्रव्यमान होगा मार्कर के पास। और इस मार्कर के पास एक चीज और है, क्या है? इसका आयतन। आयतन कैसे? जैसे मान लीजिए इस मार्कर को कहीं पर भी अगर रखिएगा, अपने पैकेट में डाल लीजिए, दूसरा के पैकेट में डाल दीजिए, है कि नहीं बात? इसके अलावा आप कहीं पर भी अगर इसको रखिएगा तो इतना स्थान वहां घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। तो जो स्थान घेरा है वही तो इसका आयतन है। समझ में आ रहा है चीजें? जो स्थान घेरा है वही इसका क्या है? आयतन है। तो पदार्थ में बेसिकली दो चीजें होगी, पहला तो उसमें द्रव्यमान होगा और दूसरा वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, जितना घेरे घेरेगी। जैसे हम लोग खुद एक पदार्थ हैं, हम लोग खुद एक क्या है? पदार्थ हैं, क्योंकि हम लोग के पास भी द्रव्यमान होगा, है ना? 40 केजी 50 केजी जो भी है, हम लोग के पास द्रव्यमान होगा, है ना? और हम लोग जहां पर भी जाएंगे वहां उतना स्थान घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? घेरेंगे जी, तो पदार्थ है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जो जिसके पास ये दोनों चीज है, पहला तो उसके पास द्रव्यमान हो और दूसरा वो स्थान घेरना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें जिसके पास है वो समझ जाए पदार्थ है। हवा, हाँ हो सकता है। क्योंकि एक बात बताइए, कभी सर जी हवा में कहाँ वेट है? कुछ तो दिख ही नहीं। अरे भाई हवा में वेट है, अगर हवा ऐसे पूरा फैला हुआ है तब ना, इसका अणु बहुत दूर दूर है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर इसको बहुत छोटा में मतलब कंसाइज करके और फिर वेट किया जाए तो इसके पास भी अपना वेट है, इसमें भी अणु फैला हुआ है, अणु परमाणु, है कि नहीं बात? तो हवा में भी वेट है, हवा के पास भी द्रव्यमान है ना? और हवा कुछ स्थान भी घेरता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहीं पे हवा है इस कमरा में, तो पूरा हवा है, फैला हुआ है, पूरा स्थान घेर लिया इतना। समझ में आ रहा है चीजें? तो ये बातें हैं। तो हवा भी पदार्थ है, हाँ। लेकिन देखिए बात की है कि हवा को अपन देख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते अपन। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैस हैं, जितने भी बहुत सारे ऐसे गैस हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में देखना तो दूर की बात है। समझ में आ रहा है चीजें? जैसे आपके घर में एलपीजी निकलता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कभी लीक हो जाता है घर में, आप लोग के घर में हुआ है? नहीं हुआ होगा, या फिर कभी हुआ भी होगा तो आप लोग देखे होंगे। अगर कभी एलपीजी लीक हो जाता है तो क्या होता है? आप सूंघ सूंघ करके पता लगाते हैं, लगता है गैस लीक हो रहा है, आपको दिखाई देता है, कहा भाई अरे गैस आ गया, एलपीजी आ गया। नहीं, तो कुछ मतलब जो गैसें होती है उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, है ना? देख नहीं सकते अपन, ठीक है ना? लेकिन हाँ, उसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान भी करता है। जैसे आपके घर में जो एलपीजी होता है, गैस होता है, पूरा सिलेंडर में भरा होता है, 14-15 केजी का सिलेंडर होता है, उसका वजन की जगह 14-15 केजी होता है। खाली सिलेंडर जो होता है ना, वो भी 14-15 केजी का होता है, और गैस भरने के बाद और वेट बढ़ जाता है 15 केजी। समझ में आ रहा है चीजें? ये होता है सिलेंडर में। तो 15 केजी और जो एक्स्ट्रा है वो किसका वेट है? वो गैस का तो है। समझ आ रहा है ना? लेकिन उसको एकदम कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में ला दिया जाता है, इसलिए उसका नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्योंकि जितना दाब लगाएंगे, दाब लगाने पर क्या होता है, उसके अणु पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर चीज है? खैर, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे, हम आते पदार्थ पे। तो पदार्थ बेसिकली है क्या? मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। तो क्या बोलेंगे? वे समस्त वस्तुएं इस दुनिया में उपस्थित, इस दुनिया में उपस्थित वे समस्त वस्तुएं, वे समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, घेरती है, तथा तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो,
द्रव्यमान होता है ना। इस दुनिया में उपस्थित वे समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ क्या हो द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। क्लियर है चीजें। अच्छा, जैसे सर एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती है। मार्कर हो सकता है जी, है ना, तो मार्कर लिख देते हैं, मार्कर। अच्छा, इसके अलावा मोबाइल जो आपका है वो भी पदार्थ है, मोबाइल। अच्छा, जो पनिया पीते हो नहीं है क्या, पानी भी तो स्थान घेरता है, पानी यानी जल लिख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा और बताइए, हवा, हवा भी तो पदार्थ में आएगा। आप खुद लिख लीजिए अपने आप को, बहुत सारी चीजें हैं पदार्थ में, है ना, एटीसी कर दिया अपन, बहुत सारी चीजें हैं, कितना लिखिएगा, कभी मन ना भरे, मतलब मन ना लगे तो बैठ के लिखते रहिएगा कौन कौन पदार्थ है, सोच सोच के लिखते रहिएगा, है ना। क्लियर है चीजें। अब देखिए यहाँ पे जो स्थान, आराम से समझिएगा, यहाँ पे जो स्थान का मतलब है, जो स्थान घेरती है, तो स्थान घेरने का मतलब क्या है, उसके पास आयतन है। स्थान घेरने का जो मतलब है, स्थान घेरने का मतलब क्या है, स्थान जो घेरने का मतलब है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, स्थान घेरने का मतलब क्या है, स्थान घेरने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, आयतन। स्थान घेरने का मतलब क्या है, आयतन। आयतन के वजह से कोई भी वस्तु जो है ना, किसके वजह से स्थान घेरता है भाई, तो उसके आयतन की वजह से स्थान घेरता है, ठीक है ना। जितना उसका आयतन होगा उतना स्थान वो घेर लेगा। समझ में आ रहा है चीजें। और एक यहाँ पे एक चीज होता है द्रव्यमान, है ना। अगर आपसे हम पूछ ले, है ना, छोटा सा सवाल है कि द्रव्यमान क्या है, जिसको मास बोलते हैं, मास के बारे में कोई बता सकते हैं आप लोग, मास क्या है। मास जो होता है ना, किसी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जैसे ही मान लीजिए मार्कर है, इसमें कितना मटेरियल है वही कहलाएगा इसका मास। हम में कितना मटेरियल है, हमने कितना पदार्थ की मात्रा है, वही मेरा क्या कहलाएगा, मास। जिस वस्तु में पदार्थ की मात्रा ज्यादा उसका द्रव्यमान भी ज्यादा, और जिसमें पदार्थ की मात्रा कम उसका द्रव्यमान भी कम। जैसे मार्कर में क्या है, मटेरियल कम है तो इसका मास कम है। वहीं अगर बात करें अपने मोबाइल के बारे में, मोबाइल में आपका मटेरियल ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। तो मास बेसिकली होता क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इसको लिख देते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित, है ना, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए, एक बात समझाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बोरी है, छोटा सा बोरी है, समझ में आ रहा है ना, इसमें हमने किसको डाला, बालू को डाला। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। और यही बोरी एक बड़ा सा बोरी है मेरे पास, बड़ा सा बोरी है, आपके घर में होगा बोरी, देखिए बड़ा सा बोरी ले लिए हम, ठीक है। हमने सेम इसमें बालू को डाला, बालू डालिए या फिर कुछ भी डालिए, कोई एक ही पदार्थ डाले दोनों में, है ना। इसमें भी हमने बालू डाला, इसमें भी बालू डाला, मास को समझा रहे हैं अपन थोड़ा सा आपको। इसमें बालू डाला, पूरा बालू भर गया, ठीक है। अच्छा, सेम इस बोरी में बालू डालें, बताइए। अब मेरा सवाल आपका है, आपसे क्या है, मेरा सवाल ये है कि जो मेरे पास दो बोरी थी, एक बोरी को हमने ए बोला और एक बोरी को हमने बी बोला, दोनों में सेम मटेरियल भरा गया है। मेरा पास सवाल है किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, बोरी ए का कि बी का। आप सीधे बोले का सर, मतलब इनमें कोई पूछने वाला है, एकरा में सर ज्यादा बालू आया होगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा है।
मतलब जो बी का है ना वो द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है किससे, ए से। तो आप ये बात को कब कैसे बता पाए, क्यों बता पाए इस बात को आप, है ना, मास ऑफ बोरी बी, ऐसे लिख देते हैं, जो बोरी बी का मास है ना, मास ऑफ बोरी बी जो है ना वो क्या है, वो ज्यादा है किससे, मास ऑफ बोरी ए से, है ना। आप ये तो बता दिए। अच्छा कैसे, अब सेम सेम चीज होता है, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा ज्यादा था तो इसका मास ज्यादा है, बालू की मात्रा ज्यादा होने का मतलब इसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा, ऐसा ही कुछ समझिए। बालू की मात्रा इसमें ज्यादा मतलब एक तरह से पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा है, और इसमें बालू की मात्रा कम होने का मतलब इसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा कम है, इसलिए इसका द्रव्यमान भी क्या है, कम है। सेम पदार्थ में वही होता है, कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी मान लीजिए दो पदार्थ है और वो एक ही तरह के मटेरियल से बना है, तो देखेंगे कि किसमें मटेरियल ज्यादा लगा है, जिसमें मटेरियल ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा, और जिसमें मटेरियल कम उसका द्रव्यमान कम, सिंपल है जी। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान, बस। अब इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर आते हैं आगे। हम लोग को पढ़ना है पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक। रासायनिक के बारे में वैसे बात हमको करना नहीं है, अगर किसी को देखने का शौक हो तो जाके पीछे देख सकता है, उसको हम क्लासिफाई किए हैं अलग एकदम पीछे वाला लेक्चर में, है ना, उसको हमको पढ़ना नहीं है। हमको सिर्फ पढ़ना है पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में, लेकिन भौतिक वर्गीकरण में भी सब नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है ठोस के बारे में, ठोस अवस्था नाम ही है इसका, है ना। तो अगर बात करें पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो क्या बात करेंगे अपन, यहां देख लीजिए, आराम से देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, किसका, पदार्थ का वर्गीकरण, है ना। कुछ क्या आप पूछे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो वैसे पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला जो किया जाता है वो भौतिक गुण के आधार पर किया जाता है, इसको भौतिक वर्गीकरण बोलते हैं। और दूसरा जो वर्गीकरण किया जाता है रासायनिक गुण के आधार पर, जिसको रासायनिक वर्गीकरण बोलते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण हमको नहीं पढ़ना है हमको, तो उसका हम बात भी नहीं करेंगे यहाँ, सही है। तो हम बात करते हैं किसके आधार पर जी, तो इसमें बात करेंगे भौतिक गुण के आधार पर। किसके आधार पर, इसमें जो बात करेंगे हम भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर बात कर रहे हैं अपन, तो अपन इसमें बात करें भौतिक गुण के आधार पर। तो जो पदार्थ को हम भौतिक गुण के आधार पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों को मेनली चार वर्गों में बांटा गया, कल हम बताया भी थे, है ना, ऐसे होता पांच है ना। भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ थे उनको चार वर्गों में बांटा गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पदार्थ है, अब थोड़ा सा अपना कान खड़ा कर लीजिए कि अब टॉपिक मेन आ गया है, और हमको यहाँ से समझते चलना एक एक चीज को, कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते अपन। स्किप करने का मतलब क्या है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। तो यहां से पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया, भौतिक वर्गीकरण जो किया गया पदार्थ का, हम कौन वर्गीकरण बात करें, भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ को बांटा गया वो चार बांटा गया। क्या बांटा गया, चार। जिसमें से जो पहला था वो क्या था, पहला जो था वो था ठोस, ठोस, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, सॉलिड। दूसरा जो था वो था तरल, तरल। अब तरल जो था ना, तरल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, तरल को भी क्या कैटेगरी में बांटा गया, दो कैटेगरी में। क्योंकि देखिए जो लिक्विड होते हैं उसको भी तरल के कैटेगरी में रखता है, जो गैस होते हैं वो भी तरल होते हैं, क्योंकि उसमें भी बहने का प्रवृत्ति होता है। तरल बेसिकली उसको बोलते हैं जिसमें बहने का प्रवृत्ति हो, तो गैस में भी बहने का प्रवृत्ति होता है और लिक्विड में तो होता ही है, तो इसलिए दोनों को क्या बोल दिया गया, तरल बोला गया, है ना। तो तरल में दो आता है, एक आता है क्या आपका, एक आता है गैस, चाहे एक द्रव, सबसे पहले द्रव को लिख देते हैं।
तरल के अंतर्गत दोनों आता है, एक आता है द्रव जिसको बोलते हैं लिक्विड, और दूसरा तरल में जो आता है वो आता है गैस। क्या आता है भाई? गैस, जिसको गैस ही बोलते हैं। सही है चीज है। तो तरल के अंदर ये दोनों आता है। तरल होता क्या है? तरल क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो। तो द्रव के अंदर भी बहने का प्रवृत्ति होता है और गैस के अंदर भी बहने का प्रवृत्ति होता है, इसलिए दोनों को रखा गया किसमें? तरल में। सही है चीज है जी। क्या बोल रहे हैं? जो तरल है, तरल किसको बोलते हैं जी? यहाँ पे अगर लिख भी दें, थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमको पता है आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर तरल क्या लिख दिए है ना। हम लोग तो अभी तक पढ़े थे कि ठोस, द्रव, गैस है ना, पढ़े थे। लेकिन आप एक नया शब्द तरल क्या लिख दें। तो तरल सिंपल हम ये लिख रहे हैं अब जी। तरल का सिंपल मतलब ये है कि वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो। सिंपल बात जानिए, तरल का मतलब क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो। बहने की प्रवृत्ति हो। अब ढेर को डाउट होगा कि सर ठीक है, द्रव को तो हम वही तो देखते हैं, गिरा दीजिए पानी बह जाता है, गैस करे बह रहा है, कहिया से बह लगा सर बताइए। अरे भाई गैस भी बहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर गैस को छोड़े पूरा चारों तरफ फैल जाएगा। इसको तो विसरण बोलते हैं, नहीं इसको फ्लो भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? ये बात है, ठीक है ना। तो द्रव और गैस दोनों में बहने का प्रवृत्ति होता है, इसलिए इसको तरल के कैटेगरी में रखा गया है, द्रव को और गैस को। ठीक है जी। अच्छा, तरल के बाद में जो थर्ड कैटेगरी था वो था प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। और जो लास्ट है वो है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए, हमको ना तो इसके बारे में पढ़ना ना तो इसके बारे में पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा देखिए, यह इतना वाली अवस्था है, पदार्थ को इतने कैटेगरी में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, इतना कैटेगरी में बांटा गया। लेकिन अगर पूछें कि पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं, मुख्य रूप से तीन ही है, ठोस, द्रव और गैस। कभी सर ई सब, तो ई सब भी है, हम नहीं बोल रहे कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस सब का अलग स्पेशल केस बन जाता है। प्लाज्मा का निर्माण होता है बहुत हाई टेम्परेचर पर। जब गैस को भी गर्म किया जाता है तो गैस अपने आयनों में टूटने लगते हैं, तब प्लाज्मा बनता है ना। जैसे ठोस को अगर गर्म करिए तो गर्म करते रहे वो द्रव बदल जाएगा, द्रव बन जाएगा, और गर्म कीजिए द्रव से गैस बन जाएगा। गैस को भी गर्म कर रहे हैं अपन, तो गैस को भी और ज्यादा गर्म करेंगे तो गैस को गर्म करने पर क्या होगा, जो गैस है वो अपने आयनों में टूटने लगेगा, और जब वो आयनों में टूटने लगता है तब पदार्थ की एक अलग अवस्था बनती है और जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो सर बीसी क्या है? तो बीसी क्या है? ये इसको, ये जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ की अवस्था है वो ठंडा होने पर प्राप्त होता है, जिसको परम शून्य ताप बोलते हैं। जब कोई पदार्थ को परम शून्य ताप तक, अब सब पदार्थ को नहीं, कुछ कुछ पदार्थ है जिसको जब परम शून्य ताप तक गर्म किया, ठंडा किया जाता है, तब जाकर किसका निर्माण होता है? बीसी का निर्माण होता है। तो ये अलग केस है, स्पेशल केस है। तो ये तीनों, ये सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी। लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से तीन है। जैसे कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ने जा रहे हैं, तो होता क्या है, वहां पे स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते तो बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन उसमें से भी कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, टीचर के फेवरेट होते हैं। होते नहीं होते हैं? होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे टीचर के पास पढ़ रहे होंगे ना, बहुत सारे टीचर के पास पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसमें से आपके कुछ टीचर जो होंगे आपके फेवरेट होंगे, जो मुख्य टीचर होते हैं। जस्ट उसी प्रकार से ये सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य मुख्य अवस्थाएं नहीं है। मुख्य रूप से पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और इसी के बारे में हम थोड़ा सा आगे बताएंगे, और फिर मेनली हमको इसके बारे में स्टडी करना है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है चीजें? तो हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं, सब मुख्यतः क्या है? तीन, है ना। तो भौतिक गुण के आधार पर लिखेंगे यहाँ पे कि भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर
भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं, या पदार्थ को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतः हम बात करें मुख्य रूप से, है ना, पर पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं। मुख्य का मतलब आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, मुख्य का मतलब क्या होता है, मुख्यता का मतलब, ठीक है सब, लेकिन मुख्य रूप से तीन है, ठीक है। अब कौन कौन सा है जी, तो सबसे पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। समझते हैं तीनों को। जो पहला है ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको गैस ही बोला जाता है। तीनों के बारे में समझते हैं हल्का हल्का चीजें। जैसे मान लीजिए आप कोई ठोस पदार्थ लिए, सिंपल बात है, और उस ठोस पदार्थ के अंदर हम झांक करके देखें, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो या तो अणु या परमाणु या फिर आयन से मिलकर बने हैं, या सिंपल बोलिए कि अणु या परमाणु से मिलकर बने हैं। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, जैसे मार्कर दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, जो भी पदार्थ आपको दिख रहा है वो सबके सब पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर बना है। क्लियर है जी, ये भी अणु या परमाणु से मिलकर बना है कि नहीं बात। तो बात ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ को ले लिए और जो ठोस रूप में है, सॉलिड रूप में है, अगर आप उसके अंदर देखेंगे, उसके कणों की संरचना देखेंगे कि आखिर में इसके कण कैसे व्यवस्थित हैं, तो अलग होगा। द्रव को देखेंगे तो उसके कणों की संरचना अलग दिखाई पड़ेगी, और गैस को देखेंगे तो अलग दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी हम आपको दिखाते हैं, है ना, हम आपको बताते हैं। अब माइक्रोस्कोप लगा के देखने नहीं बैठ जाना भाई कौन है वो, अरे देखना नहीं है, ठीक है, हम बताते हैं कि एक्चुअल में संरचना कैसी दिखाई देती है ना। होता क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ठोस पदार्थ है, ये है ठोस पदार्थ, ठीक है। यहां से ई लेते हैं गैस को, सॉरी द्रव को। एक्चुअल में तीनों में होता क्या समझिएगा, आराम से समझिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और ई लेते हैं गैस को, ये गैस, ठीक है जी। अच्छा, अब इन तीनों में देखिएगा होगा क्या, होता ही है कि जब ठोस को जब देखा जाएगा, उसका आंतरिक संरचना देखा गया, उसके अवयवी कणों की व्यवस्था देखा गया, तो ठोस में जो उसके अवयवी कण थे वो एक दूसरे के संपर्क में रह करके इस प्रकार से व्यवस्थित थे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ यहाँ से क्लियर होगा, भरोसा रखिए। अगर यहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने देंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा कहानी चल रहा था ठोस में, ठीक है। चलिए अच्छा है। द्रव के साथ क्या हो रहा था जी, द्रव में क्या हो रहा था, तो द्रव में भी कण थे, अवयवी कण है, यहां पर भी थे, लेकिन यहां पे जो अवयवी कण थे इनके वो थोड़ा सा दूर थे, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कहां थे, दूर थे। दिख भी रहा होगा आपको, थोड़ा सा दूर है, पूरा थोड़ा सा दूर है। चलिए ठीक, हमको समझ में आया, थोड़ा सा दूर है। इसमें सर क्या हो रहा है, गैस में भी थे अवयवी कण, गैस में भी थे, लेकिन यहां पे तो और लोचा हो गया भाई, एकदम बहुत दूर दूर थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तीनों को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला बात तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ठोस के जो अवयवी कण हैं वो बहुत पास पास हैं। सबसे पहला बात, द्रव के जो अवयवी कण है वो दूर दूर है, और इसके अवयवी कण तो और दूर है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं,
एक दूसरे के काफी क्या होते हैं, नजदीक। इसके जो अवयवी कण होते हैं ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होते हैं और गैस के अवयवी कण सबसे दूर होते हैं। मतलब इनके अवयवी कण क्या होता है, इनके अवयवी कणों के बीच जो स्थान है वो ज्यादा है, सॉरी यहाँ कम है। ठोस के अवयवी कणों के बीच जो स्थान है, रिक्त स्थान जो है वो कम है। यहाँ पे रिक्त स्थान ज्यादा हो गया और वहां पे और ज्यादा हुआ। समझ में आ रहा है चीजें ना। तो ठोस में सबसे पहला बात तो आप ई लिख सकते हैं, ठोस में तो सबसे पहला बात हमको ये समझ में आ गया कि जो ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक स्थित होते हैं, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब चूंकि ठोस के अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, आराम समझिए, हमको पढ़ना यही है, बता भले तीनों रहे हैं, पढ़ना इसी के बारे में है कि नहीं बात। तो ठोस के बारे में और चीजें बात करें तो चूंकि ठोस के अवयवी कण एक दूसरे के पास पास होते हैं, हम लिखते भी चलते हैं साथ साथ ताकि आपको चीजें पूरा क्लियर होते चले जाए। तो सबसे पहला क्या होता है, अवयवी कण यहाँ जो है ना, इसके अवयवी कण सबसे नजदीक, अवयवी कण सबसे नजदीक, यहाँ पे जो है ना क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, सबसे पहला बात तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अवयवी कण अवयवी कण क्या है, बहुत नजदीक बोल सकते हैं या सबसे नजदीक, सबसे नजदीक, ठीक है जी। यहां पे क्या है, अवयवी कण ठोस की अपेक्षा दूर, अवयवी कण ठोस की उपेक्षा उपेक्षा दूर, ठोस की उपेक्षा कहाँ है, दूर है। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, अवयवी कण सबसे दूर, अवयवी कण सबसे दूर, दूरी लिख दीजिए या दूर लिख दीजिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, दूर, ठीक है। आप लोग समझते चलिए, यहाँ नजदीक, यहाँ थोड़ा दूर, यहाँ और दूर हो गया, ठीक है, पहला बात। चलिए दूसरा बात क्या समझ में आ रहा है जी, दूसरा बात भी तो समझते हैं। दूसरा बात यह है कि चूंकि इसके अवयवी कण नजदीक हैं, इसलिए इनके अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो कम है, और रिक्त स्थान को बोलते हैं रिक्तियां, क्या बोलते हैं, रिक्तियां। तो यहां पे जो रिक्तियां हैं, रिक्तियां जो है, रिक्तियां सबसे कम है, सबसे कम है। और यहाँ पे रिक्तियां क्या है, रिक्तियां यहाँ पे क्या है, रिक्तियां ठोस की उपेक्षा अधिक, ठोस की उपेक्षा अधिक। अच्छा, यहाँ पे रिक्तियां सबसे अधिक, रिक्तियां सबसे अधिक है यहाँ। सेकंड पॉइंट समझ में आया। अच्छा एक बात और समझिए, आखिर में जो इसके अवयवी कण एक दूसरे के पास पास काहे हैं भाई, कुछ तो कारण रहा होगा। हाँ है कारण ना, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच प्रेम ज्यादा है। क्या ज्यादा है, प्रेम। आप लोग सोचिए कि मास्टर लगता है कि अपनी के प्यार में डाल देगा, नहीं भाई प्यार में नहीं डालेंगे, है ना। हम बता रहे सिर्फ कि यहाँ पे जो अवयवी कण है इनके बीच दूरी कम है, तो प्रेम ज्यादा होगा नहीं होगा, बताइए ना। आप लोग सोचिएगा कि ना सर दूर में प्यार बसता है, यहाँ नजदीक में कैसे हो जाएगा, अरे भाई नजदीक में भी बसता है, ठीक है। तो देखिए इसके अवयवी कणों के बीच एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो एक बात आप लोग खुद सोचिएगा, आराम से समझते चलिए, हम हाँ, सारी चीजें बताते चलेंगे। हम यहाँ पे जो ठोस का बात कर रहे हैं यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ बात करेंगे द्रव का, और यहाँ बात करें गैस का,
और तीनों आपको समझना है, बढ़िया से समझना है। तो इतना बात तो हमको समझ में आया। अच्छा और क्या है सर? तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दूरी कम है, तो दूरी क्यों कम है, क्या वजह है दूरी कम होने का, है ना? तो यहाँ पे दूरी कम होने का वजह है अंतराण्विक आकर्षण बल। चूंकि ठोस के अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण उसके अवयवी कणों के बीच की दूरी कम होती है। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है बाबू, जिसके कारण यहाँ दूरी कम है। प्यार ज्यादा तो दूरी कम, लेकिन यहाँ प्यार घट गया तो दूरी बढ़ गया, यहाँ प्यार और घटा तो दूरी और बढ़ा। मतलब सबसे कम प्यार कहाँ है? गैस वाला में। समझ में आ रहा है चीजें? तो ठोस में क्या समझ में आ रहा है हमको? ठोस में ये चीजें हैं कि इसके अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा, इसके अवयवी, या फिर ऐसे बोल दीजिए यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक, सबसे अधिक, सिंपल बात। बाकी सबको तो सेपरेट लिखेंगे ही। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक, सबसे अधिक। यहाँ क्या बोलेंगे कि अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम, आकर्षण बल, है ना, ठोस की उपेक्षा कम। और यहाँ पे क्या है? अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम। ठीक है ना? अच्छा और कुछ बात बताइए सर ठोस के बारे में, बताते हैं। चूंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से इसके कण जो है ना इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, और जब भागेंगे नहीं तो इसका आकार फिक्स होता है, आकार नहीं बदलता है ना। तो क्या होता, अगर मान लीजिए अगर इसके अवयवी कण इधर उधर भाग सकते हैं तो क्या होता, जैसे ठोस को रखते वो पसर जाता। जैसे पानी को डालिए, पानी को जैसे ही फर्श पे डालेंगे पानी पसर जाएगा, लोटा में डालिए लोटा का रूप ले लेगा। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो है ना आकृति, आराम समझिएगा, जो आकार है, आकार पानी का चेंज हो रहा है, पानी का आकार फिक्स नहीं है। लोटा में डालेंगे लोटा का रूप, ग्लास में डालेंगे ग्लास का रूप, है ना, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का रूप ले रहेगा। अब फर्श में डालेंगे तो पूरा पसर जाएगा। लेकिन ठोस के साथ ऐसा है क्या? नहीं। ये मार्कर को अगर यहाँ रखिए, चाहे बाल्टी में डालिए चाहे गिलास कुछों में रख दीजिए, आकार वही रहेगा, क्योंकि इसके अवयवी कण बहुत टाइटली बंधे हुए हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। और गैस के तो कहना ही नहीं भाई, ये तो कौन भाग जाएगा, है ना। तो जो ठोस होता है इसके अवयवी कण पूरा टाइटली बंधे होते हैं, जिसकी वजह से इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना। आयतन भी निश्चित होता है इसका, क्योंकि अगर मान लीजिए आयतन क्या होता है, जितना वो स्थान घेरे, जैसे मान लीजिए ये है, इसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो इतना ही स्थान घेरेगा, कहीं पर भी रख दीजिए इतना स्थान घेरेगा जितना ही है। लेकिन यहाँ पे द्रव की बात करें, द्रव की बात करें तो द्रव में क्या है, द्रव का भी वही हाल है। द्रव अगर एक बोतल पानी है, एक बोतल पानी को अगर आप कहीं पर भी रखिएगा तो एक ही बोतल जितना स्थान घेरेगा, चाहे बाल्टी में डाल दीजिए या फिर क्या करिए आप बोतल में भर दीजिए, है ना, कहीं पर भी रख दीजिए, आप मग में रख दीजिए, एक बोतल पानी एक ही बोतल जितना स्थान घेरेगा। ऐसा नहीं कि दो बोतल जितना स्थान घेर लेगा, घेरेगा नहीं घेरेगा। तो पानी का आयतन फिक्स होगा लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप अगर पानी को ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का रूप ले रहेगा, लोटा में डालेंगे तो लोटा का रूप ले रहेगा। तो उसका आकार तो फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ उसका आयतन फिक्स है। एक लोटा पानी का मतलब कहीं पर भी रखेगा तो एक ही लोटा है, वो इधर उधर बढ़ने घटने वाला नहीं है फिर। लेकिन गैस में कोई लफड़ा लोचा है गैस में। जैसे गैस अगर है, थोड़ा सा भी यहाँ निकला गैस ना, थोड़ा सा लीक हुआ ना, पूरा रूम में भर जाएगा। जैसे कैसे होता था क्लास में, किसी का थोड़ा सा गैस निकला पूरा माहौल खराब हो जाता था
होता था कि नहीं होता था? बस वही है गैस का हाल, तनिक निकलेगा पूरा में पसर जाएगा, ना तो एक आकार का कोई ठीक है ना तो आयतन का कोई ठीक है ना, तनिक रहेगा पूरा स्थान घेरे रहेगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठोस के बारे में, तो इसका जो है ना आकार एवं आयतन निश्चित है ना, इसका क्या होता है, आकार एवं आयतन निश्चित, आकार एवं आयतन निश्चित। यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या होता है, आकार अनिश्चित, सॉरी आकार क्या होगा इसका, आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, आकार का कुछ पता नहीं है, किंतु आयतन निश्चित, आयतन क्या होगा इसका निश्चित, किसका, किसका, द्रव का। आकार इसका अनिश्चित होगा लेकिन आयतन क्या होगा निश्चित, लेकिन अगर पूछो नहीं होगा इसका क्या होगा, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होगा इसका, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, ठीक है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है आप लोग, कंफ्यूज तो होना भी नहीं चाहिए। अगर हम इसके बीच में आउटलाइन डाल दें ताकि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, टेड किस हो गया यार, एक मिनट, हम डाल देते आउटलाइन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, डाल दिया आउटलाइन, ठीक है जी। अच्छा और कुछ बात करें तो और भी कुछ कुछ चीजें हैं, हाँ ठोस में और भी बहुत कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे अगर बात करें, जैसे ठोस जो होता है, ठोस, ठोस को अगर आप दबाओगे, आप अगर ठोस को दबाओगे तो दबेगा नहीं, दबता है ठोस क्या, नहीं दबता है, तो ठोस असंपीड्य होता है, इसको दबा नहीं सकते अपन। लेकिन द्रव जो होता है, द्रव द्रव होता है संपीडित, थोड़ा सा इसमें संपीड्यता का गुण थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इसमें तो और ज्यादा रहता है, इसको तो और दबा सकते हैं अपन। यहाँ हवा है, क्यों लीजिए नहीं दब रहा है, तो इसकी संपीड्यता क्या होती है, सबसे कम, इसका थोड़ा सा ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा, है ना। तो इसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, संपीड्यता मतलब दबाने वाला गुण, इसकी संपीड्यता, संपीड्यता, संपीड्यता सबसे कम कम होती है, सबसे कम होती है क्या, ये असंपीड्य होगा, संपीड्य मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते ठोस को, कर सकते हैं क्या मार्कर को कंप्रेस नहीं कर सकते, हाँ कुछ कुछ ठोस है जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, हल्का फुल्का रबड़ वगैरह को, है कि नहीं बात। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसकी संपीड्यता ठोस की उपेक्षा अधिक, ठोस की उपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें, ये क्या होता है, इसकी संपीड्यता सबसे अधिक, इसकी संपीड्यता सबसे अधिक, अधिक होती है, ठीक है। बस अब ज्यादा नहीं लिखेंगे हम ठोस द्रव गैस तीनों के बारे में, ज्यादा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको इन तीनों के बारे में जानना ही नहीं है, इतना बहुत जान लिया अपन, ठीक है, तीनों को कंपेयर करके इतना बहुत जान गए। अब जो हम बात करेंगे प्योर सॉलिड के ऊपर बात करेंगे, प्योर ठोस के ऊपर बात करेंगे। अब मेरा जो लेक्चर चलेगा प्योर किसके ऊपर बात चलेगा, ठोस के ऊपर बात करेगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, ठोस के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, ठोस में क्या क्या गुण पाई जाती है ना, सबके बारे में। मतलब अगला जो लेक्चर होगा पूरा डेडिकेट होगा सॉलिड के ऊपर, क्योंकि हमको ना तो लिक्विड के बारे में पढ़ना है और ना तो गैस के बारे में पढ़ना है। हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करवाना जरूरी था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, तीनों में क्या अंतर होते हैं, आपको थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाए, इसलिए हमको तीनों थोड़ा सा बताना पड़ा, है ना। लेकिन मेरा मेन मकसद किसको पढ़ना है, ठोस को पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम इसी को उठाएंगे और इसी के बारे में पूरा
लिख डालेंगे, अपन पढ़ डालेंगे पूरा। समझ में आ रहा चीज है ना। तो अगला लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे, ठोस का डिफिनेशन, और फिर ठोस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सब चीज। बस इतना ही प्रॉपर्टी नहीं है ठोस के पास, ही 3 इधर 2 इधर 5, बस इतना ही नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है ठोस के पास, बहुत कुछ है ठोस के पास। तो इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो लेक्चर को यहीं रोकेंगे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो और हाँ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, और हमेशा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो, हमारा मोटिवेशन बढ़े, और आपको और बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाएं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।